माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री ब्रजकिशोर शर्मा। प्रश्न संख्या 93। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, पेयजल प्रदूषण से प्रभावित पाइपलाइनों को बदलने हेतु स्वीकृत योजनाओं को 30 जून 7 तक पूर्ण करना लक्षित है। खंड 2। जी हाँ। बोल चुके भाई। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस पॉल्यूटेड पानी से जयपुर शहर का कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, और जो पानी की पाइपलाइन जो सड़ गल गई है जिससे जयपुर शहर के लोगों को पॉल्यूटेड पानी पीना पड़ा है, ऐसी सड़ी गड़ी लाइन कितने किलोमीटर है? सरकार ने जो 2007 का विवरण दिया है वो तो सही है, लेकिन क्या इसके कोई टेंडर हो गए हैं? क्या इसके आपने कोई व्यवस्था की है? तथा मंत्री जी ये भी बताने का कष्ट करें कि क्या सरकार ऐसे लोगों को जिनके पॉल्यूटेड पानी पीने से स्वास्थ्य की हानि हुई है उसको किसी तरीके का सहायता देने का कोई इरादा रखती है? नंबर 2, जयपुर शहर को पहले बीसलपुर की योजना का पानी 2007 में लाने को कहा गया था और अब इसे 2008 में लाने को कहा गया है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ। अलग से प्रश्न है आपका। जी सर, ये प्रश्न अलग है आपको तो नहीं सर, इसमें 2007 को पानी देने के लिए कहा गया है। पहले 2007 बीसलपुर की पानी की योजना के लिए बात थी। अब अब ये 2008 तक लाते रहे हमें। वो से आपको 40 साल तक नीला भाई। आप थोड़ा बैठ जाएं, जोरी बाजार से मानने आने वाले सदस्य थोड़ा बैठ कर सुनने का कष्ट करें, तो सुनने का मादा रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। भाषण का काम भी आप ही करेंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बीसलपुर की योजना जब तक प्रगति पर है, इसका कितना पैसा केंद्रीय सरकार से आया है और इस योजना की क्या रूपरेखा आपने तैयार की है, कृपया ये बताने का कष्ट करें। तथा सरकार जयपुर 2007 की गर्मी के मौसम में जयपुर शहर को पानी पीने के लिए जितने ट्यूबवेल हैंडपंप खराब हो गए हैं, क्या उनको बदलने की कोई विचार रखती है या उनके स्थान पर नए हैंडपंप ट्यूबवेल लगाना चाहती है? जयपुर शहर को जितने ट्यूबवेलों से पानी सप्लाई किया जाए। भाषण दे रहे हैं, प्रश्न पूछिए। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जयपुर शहर में जिन ट्यूबवेलों को पानी की सप्लाई की जाती है, ऐसे ट्यूबवेलों पर जो पावर कट लगा हुआ है, क्या सरकार ऐसे ट्यूबवेलों पर पावर कट हटाने का, नहीं लगाने का विचार रखती है? ये प्रश्न नहीं तो क्या है, भाषण है क्या? मैं माननीय अध्यक्ष जी खड़े मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को शुद्ध पानी मिले इसके बारे में व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती रही है। अभी एक जो पॉल्यूटेड वाटर की जो बात आई है, ये समस्या इसलिए है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सर्विस पाइपलाइन है वो डोमेस्टिक के जो कंज्यूमर है उनको बदलनी पड़ती है और बार बार उनसे अनुरोध करने पर, लिखने पर भी वो उसको चेंज नहीं करते। इसलिए कई जगह ये समस्या है कि सीवरेज लाइन से हो जाती है, कुछ जगह हमारे विभाग की पाइपलाइन गड़ी हुई है। तो मैंने आपको जवाब में बताया कि 30 जून 7 तक इसीलिए होगी कि सारे टेंडर वर्क ऑर्डर दे दिए और काफ़ी कुछ काम हम कर चुके हैं। आप चाहो तो एक एक चीज़ बता दूंगा। अब कौन सी गली में और कौन से मोहल्ले में ये हुआ, ये अखबारों में आया हुआ, आपने पहले ही पढ़ा कहाँ कहाँ प्रदूषित वाटर गया है। 4 दीवारी एरिया के अंदर जो कंजस्टेड एरिया है
वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई है। आपकी जानकारी में गत 5 साल जब सरकार थी, मैं ये कह सकता हूँ कि 1 इंच भी पाइपलाइन इन्होंने चेंज नहीं की। इस बार हमने लगभग 27,400 मीटर लाइन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके लिए 2 पैकेजेस सैंक्शन किए हैं। एक की स्वीकृति 25 जनवरी 6 को 498.25 लाख की है। इसमें सब अलग अलग साइज की लाइनें, एरिया सब दिया हुआ है। दूसरा जो पैकेज है ये भी हमने सैंक्शन किया और इसकी कॉस्ट है 222.24 लाख और ये सब कार्य आपका 30 जून 7 तक हो जाएगा। इसके अलावा जो सैंपल लिए हैं उसमें केवल 2% सैंपल्स में ही कुछ सब स्टैंडर्ड पाया गया। बाकी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाह रहा हूं कि बाकी लगभग 98% से ज़्यादा सैंपल ठीक पाए गए और गंदे पानी की जो शिकायतें प्राप्त हुई है उसका तत्काल निराकरण किया है। इसके संबंध में भी विस्तृत सूची मैंने ये संलग्न कर रखी है। अगर एक एक चीज़ को मैं पढ़ूंगा तो समय जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको ये सूची उपलब्ध करवा दूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर सूची कृपा मुझे दिलवाने का कष्ट करें। आपने कौन कौन से क्षेत्र में शिकायत प्राप्त की है, आपने कौन कौन से क्षेत्र की लाइनें बदलने का फैसला किया है, आपने इसमें क्या प्रगति हुई, इसकी अगर पूरी कॉपी मुझे दिलवा देंगे तो बड़ी आपकी कृपा। पूरा सेट मैं आपको दे दूंगा। और बीसलपुर का पानी लाने की जहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय बात है, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर मामला लंबित रहने के कारण ये 2007 की जगह 2008 टारगेट हुआ। अभी भी हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भाई काम युद्ध स्तर पर किए जाए। जो भी टेंडर है उनके वर्क ऑर्डर दे दिए और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भी नज़र रखिए, कहीं काम में ढिलाई होता आप हमारे को बताइए और हम वैसे भी नज़र रखे हुए हैं। अब ये केवल सरकार का काम नहीं, आपका सहयोग भी होना चाहिए। आप भी जनप्रतिनिधि है तो निश्चित रूप से वो काम समय पर हो, इस प्रकार का प्रयास। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा कि आपके सहयोग की जरूरत है। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी, हम कितना सहयोग करते हैं। मैंने पानी की व्यवस्था के लिए 2004 में 10 लाख, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 10,50,000, 2005-06 में 14,57,000। इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं या मैं सहयोग की बात की है, सहयोग का जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जो सहयोग की बात की है मैं सहयोग का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का कष्ट करें। और 2006-07 में 50 लाख और 2007-08 में 35 लाख रुपए मैंने दिए हैं। इस तरीके से पानी के ऊपर 1,10,00,000 रुपए मैंने विधायकों से दिया है। ये आप क्या बात कर रहे हैं, हम सहयोग नहीं कर रहे। इन्फॉर्मेशन सुने एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, करें इसके लिए होता है देने का। लेकिन जब उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं मेरा प्रश्न ये, क्या ये सही है कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जयपुर में बिसलपुर से पानी लाया जाएगा? ये भाषण नहीं है, ये भाषण नहीं है, ये क्वेश्चन करके जयपुर की जनता को धोखा दिया, विश्वासघात किया, क्या ये सही है? जरा बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिना वजह विवाद का विषय बढ़ा रहे। मैंने ये नहीं कहा आपको कि आपने एमएलए फंड से दिए कि नहीं दिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो टेंडर बीसलपुर का हो रखा है, ठेकेदार अगर काम में कहीं ढीलाई रखे तो आप भी वो ठीक है, वो ठीक है, बस वहाँ तक ठीक है। वही मैंने आपको अर्ज किया। बाकी तो आप एमएलए फंड से सारे के सारे आपके कहीं लगा दो तो मैं उसका हिसाब मांग रहा हूँ क्या आपसे। और दूसरी चीज, अगर एमएलए फंड नहीं देना चाहते हो आपकी जनता के लिए, तो मैंने कभी मना नहीं किया कि पानी के लिए पैसे की कमी है सरकार के पास। आप जो कहोगे हम सैंक्शन कर देंगे। और इस गर्मी में जो व्यवस्था है वो कर देंगे। उस हुक्म ये जो कहेंगे वो सब कर दोगे? आवश्यकता अनुसार कर देंगे साहब। सब करने का मतलब जनता को जितना पानी है, पानी की व्यवस्था के लिए आवश्यकता होगी तो करेंगे हुक्म। मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरी चीज, गर्मी में ट्यूबवेल हैंडपंप जो चाहिए, हमने हमारे विभाग को आदेश दे दिया कि आप ये जो इतना बजट आपको दे दिया इसको आप उपयोग करिए, ट्यूबवेल खोद के उसको चालू करिए, उसके बाद और जरूरत होगी तो और दे देंगे।
अब जिम में बैठते हो तो थाली के अंदर तो उतना ही परोसते हैं, कोई सारा ही शेर सवा से एक साथ निकालते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर ये खर्चा करेंगे उतना पैसा और दे देंगे। दूसरी बात बीसलपुर की, अब बीसलपुर पे अब बीसलपुर का पानी कब तक आ जाएगा, क्या प्रोग्रेस है हो गए, पत्थर लगा दिए यहाँ पर, पता नहीं दूध मेरे एक कोड़ी की व्यवस्था नहीं की। ये तो मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने की है व्यवस्था, ये बात ठीक है। गुमराह कर रहे हैं सदन को। किसी भी योजना में अध्यक्ष महोदय बजट दे दिया जाए, उसका टेंडर लग जाए और उसका शिलान्यास हो जाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार जानबूझकर, मुख्यमंत्री जी ने बोला है आपने रीजनल स्कीम के टेंडर तक नहीं लगाए। आज मंत्री महोदय गुमराह मत करें आप सदन को। पूरी राजस्थान की 11 तहसीलें, जयपुर टोंक और नागौर कितना बड़ा विश्वास कोशिश कर रहा है, माफ करने वाले नहीं है आपको। कब तक वो समय आएगा, इंतजार करो। ये 11 तहसीलें जयपुर टोंक और नागौर की आ रहे, माफ करने वाले नहीं है। पाई का आपसे हिसाब लेंगे, जितने दिन देरी करिए। अब रोज पानी पी रहे, लोग विकलांग हो रहे और झूठे। मैंने 3 बार नाम पुकारा आपका। क्वेश्चन नंबर 94। जुबैर खान, कृपया शांत रहें। अध्यक्ष महोदय, अब ये सारी समस्या इसलिए हो रही है कि बरसात की कमी हो रही है, नहीं तो कहां पर दूधू में बीसलपुर के पानी की जरूरत थी, जयपुर में कहां बीसलपुर के पानी की जरूरत थी, पर वाटर लेवल नीचे जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पे बैठ जाओ ना। माननीय अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष महोदय विनाय में जरूरत है, ऐसे ही दूध टोंक में भी जरूरत है। अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, आपने पाइपलाइन डाल दी, ऐसे ही टोंक जयपुर और नागौर के फ्लोराइड पानी में भी जरूरत है। व्यवस्था नहीं की 50, इसलिए कि वहाँ पर काम शुरू कर दिया। आप दूसरी ट्रेन बता के अन्य सदस्य जो बात करें, जयपुर में भी केवल पत्थर लगाया, कोई फंडिंग की व्यवस्था नहीं की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का एहसान मानिए, 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और ये काम मुझे आश्चर्य है। 09 करोड़, सन 2002-2003 64.07 करोड़, 2003-04 152.52 करोड़, 2004-05 230 करोड़, 2005-06 588.29 करोड़, 2006-07 721.38 करोड़। खंड 2 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राशि का व्यय निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। अध्यापक वेतन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए। 3 निर्माण कार्य। 4 मरम्मत एवं रख रखाव। 5 अध्यापन अधिगम उपकरण। 6 स्कूल अनुदान। 7 अध्यापक अनुदान। 8 अध्यापक प्रशिक्षण। 9 सामुदायिक नेताओं का प्रशिक्षण। 10 विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्था। 11 अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग। 12 प्रबंधन लागत। 13 नवाचार। 14 ब्लॉक संसाधन केंद्र। 15 संकुल संसाधन केंद्र। 16 स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपणीय उपाय। खंड 3 वर्ष 4-5 से 6-7 तक जिलों को दी गई आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट का संलग्न है तथा जिलों द्वारा किए गए व्यय का वर्षवार एवं मध्यवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट ख व ग पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये बात तो स्पष्ट है कि 2001-02 में जहां 39.09 लाख रुपए केंद्र से मिलती थी, वो 2006-07 में 721.38 लाख रुपए पहुंच गई है। मंत्री महोदय, आप इतना बता दीजिए कि आपको टीचर सैलरी के मद में जो 75% पैसा केंद्र सरकार से मिला और 25% राज्य सरकार के मिलाकर कितने पैसे बनते थे और उसके अगेंस्ट में आपने कितने शिक्षकों की भर्ती की है? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके जो उत्तर में देखें तो जो आपने जिलों को आवंटित राशि की है उसको अगर आप देखें तो मैं 2-3 जिलों का ही बताऊंगा। सभी जिलों में हाल ये है अध्यक्ष महोदय, जहां आपने अजमेर में 2148.39 किए आवंटन,
वहां आपका 2130 रुपए ही आप वे कर पाए 5 और 6 में। इसी तरह से जहां 3161.90 बांसवाड़ा में आपने आवंटन किया, वहां आप सिर्फ खर्च करा पाए 2890 लाख रुपए। जहां आपने बाड़मेर में 4362.37 किया, वहां सिर्फ 4298। ये तो मैंने 3-4 जिले का उदाहरण दिया है। और अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में जहां 1409.18 आपने आवंटित किया, वहां सिर्फ आप खर्च कर पाए 1343 लाख रुपए। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप सर्व शिक्षा अभियान में जो केंद्र से 75% पैसा आ रहा है, आपको इतनी मदद मिल रही है, उसको आप पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बता दीजिए कि आपने कहा है कि हम खंड 2 के में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए, और आपने जो वे दिया है उसमें 0 दिया है। क्या राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के इतने समृद्ध लोग हो गए हैं कि उनको निःशुल्क पाठ्यक्रम की पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है? आप इसके ऊपर जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न किया, 2001-2002 से ये सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ और 2010 तक है। इन्होंने 2001-2 से लेकर के सन 6-7 तक केंद्रांश अंश तो 1795 करोड़ रुपए मिला। राज्य सरकार ने 611.05 करोड़ अपना सहयोग दिया है। पहले इनके राज्य में चूंकि राज्यांश नहीं दे पाते थे, इसीलिए इनको अनुदान कम मिलता था। उसके साथ ही एक बिंदु और है, इन्होंने कभी खर्चा नहीं किया। सन 2001-2002 में इन्होंने प्राप्त राशि के विरुद्ध जो व्यय प्रतिशत किया वह केवल 36.98 किया है, और 2002-2003 के अंदर 47.7 किया है। जबकि हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जो प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय किया है वह 115%, 98% और 97.3% किया है। दूसरा जो इन्होंने प्रश्न किया, उत्तर देने दो। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये परसेंट दे दूं मैं। आप एब्सोल्यूट फिगर पूछ रहे हैं, परसेंटेज के बता रहे हैं। भारत सरकार का जितना पैसा आया है, उस भारत सरकार के पैसे में राजस्थान सरकार का पैसा 20% खर्च नहीं किया है। अब ऐड कर लीजिए, टोटल आपका एक्सपेंडिचर 1795 प्लस 10% है। 400 करोड़ रुपए बचा रखे आपने स्टेट का मिलाकर। अब बातें कर रहे खड़ा हो गए। सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। माननीय मंत्री जी, आप जो इन्होंने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर है। इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिया है। हमने 4 लाख बच्चों को अपने खंड में से हमने निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। उसका इस मद में न ला करके राज्य सरकार ने उनको दिया है। इसलिए एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। 1,81 करोड़ रुपए की पुस्तकें, उसमें SC ST के बच्चे भी 4 लाख सम्मिलित हैं, उनको फ्री पुस्तकें दी हैं। माननीय मंत्री जी, आपने जो जवाब फर्निश किया है उसमें आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के उच्च प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों का 0 लिखा है। आपको लिखना चाहिए था कि राज्य सरकार ने अपने पैसों से ये पुस्तकें लिए लिखते, तो इनको गलतफहमी नहीं होती। हमने इस मद में चार्ज नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों को बता दीजिए कि अध्यापकों के लिए कितनी राशि बनती थी? 75 प्लस 25%, और आपने उसके अगेंस्ट में अध्यापकों को कितनी सैलरी दी है, नियुक्तियां कितनी की हैं? अध्यक्ष महोदय, पूछिए। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार से 1795 करोड़ रुपए आपको मिले। स्टेट का आपको मैचिंग ग्रांट करना था 611 करोड़ रुपए। कुल अमाउंट हुआ लगभग 2400 करोड़ रुपए। 2400 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में एज ऑन टुडे राजस्थान सरकार ने दोनों को मिलाकर कितना पैसा खर्च किया, नंबर 1। नंबर 2, इन 2400 करोड़ रुपए में जितने पद की संख्या बनती है, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक केवल मात्र विधवा और परित्यक्ता को मिलाकर 33,000 टीचर की भर्ती की है, 29,000 टीचर की RPSC में भेज रखी है। 2006-07 के पेटे का पैसा है, वो भर्ती करेंगे 2007-08 में। ये राजस्थान की जनता को गुमराह करके राजस्थान की जनता को ये बताएं कि एज ऑन टुडे 2006-07 के अंतर्गत जितने पद बनते हैं, क्या राजस्थान सरकार ने उतने पद सर्व शिक्षा अभियान में भर दिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2403.47 करोड़ हमारा टोटल दोनों का केंद्रांश और राज्यांश मिला,
उसमें से 2343.22 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। ये जो है ये क्या खर्च नहीं हुआ? इसके अलावा जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति है, जनवरी माह में रिलीज हुए, किसको बोल रहे हैं? आपका मैं पढ़ के आया हूँ, आपकी जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की पराकाष्ठा है। आपकी जो एनुअल रिपोर्ट मिली है कल रात को, उसको पढ़ के आया हूँ मैं। उसमें आपको जनवरी में रिलीज हुआ है 100 करोड़ रुपए और आपने खर्च कर दिया फरवरी में। मतलब क्या आप फिगर देना चाहते हैं? आपका ये एनुअल रिपोर्ट में गलत बता रखी है। आप फिगर बता दीजिए कि 2300। माननीय मंत्री सुनिए, माननीय मंत्री सुनिए, इंतजार कर रहे हैं कल अभी तक। माननीय मंत्री जी, हमने सारी चीजें, माननीय मंत्री जी, आपका काम खाली जवाब देने का, डिटेल मालूम नहीं है आपको। मेरे को आपसे ज्यादा मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। मैं फिर गंभीरता से कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय फिर गंभीरता से कह रहा हूँ, कल असेंबली ने हमें प्रारंभिक शिक्षा का और सेकेंडरी शिक्षा का एनुअल रिपोर्ट कल भेजी हमको। रात को मैं पढ़ के आया हूँ एनुअल रिपोर्ट, उसका फिगर मैं दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता का जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरा सदन ही बधाई दें इनको। आप बधाई दे देंगे, उसमें हमारी सबकी भावनाएं होंगे, पक्ष और विपक्ष की सबकी। और आज तो आपके कहने पर बजट की पूरी तैयारी छोड़ के आए हैं। आपने कहा सदन में आओ, पूरा सदन आपको बधाई देना चाहता है। आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से और सदन के तमाम सभी माननीय सदस्यों की ओर से मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और उनसे उम्मीद करती हूं कि जन्मदिन तो उनका आज है, लेकिन जन्मदिन की कल वो सारे राजस्थान को और हम सब लोगों को इतना बढ़िया बजट लाएंगी कि उसके अंदर हम सबको बहुत बहुत वो हमारी शुभकामनाएं फलीभूत, उसमें अध्यक्ष महोदय एमएलए के लिए 1 करोड़ का कोटा करेंगे कल मैडम, फलीभूत होंगी हमारी शुभकामनाएं। उनको फिर से बहुत बहुत आप सबकी ओर से और मेरी ओर से अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, तोहफे के रूप में कल 1 करोड़ का विधायक कोटा देंगी मैडम। जीवेत सरदम सतम, श्रृणवेद सरदम सतम, दृश्येत सरदम सतम। 100 साल तक जिए, 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने और इसी प्रकार से अगर 100 साल तक रहे तो 100 साल तक और जिए। और 100 साल तक आपने 100 साल तक मुख्यमंत्री रहने की कल्पना नहीं की, लेकिन वो भी कह दिया। अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं में हम हमारा दल भी सम्मिलित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी दीर्घायु रहे और राजस्थान की सेवा करें। हम अपने आप को सम्मिलित करते हैं। आप परमिट करें तो मैं प्रश्न पूछूं। अध्यक्ष महोदय, जो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सब मान्य सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उस धन्यवाद देने के लिए। आपकी भावना ने मेरे दिल को छुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इस मौके पे इसका एडवांटेज लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए पिछले 3 साल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता रहा है। और जब पहली दफ़ा इस हाउस में आई थी तो ये सोचा भी था मैंने कि इतने सारे डाइवर्स लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको किस तरीके से कैसे मिल के चलाने का हमको मौका मिलेगा। परंतु मैं समझती हूँ कि पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ज़रूर हुए होंगे, परंतु आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। आई हैव एंजॉयड एवरी सिंगल मिनट इन दिस हाउस एंड आप लोगों का साथ, आशीर्वाद और प्यार जो मिला है, चाहे हाउस में कुछ भी हो, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यही चीज़ है जिसको हमें अब आपने कहीं कभी कोई बात नहीं रही है। ये तो मुझे भावना आपकी मालूम है, पर आज आपने मेरे को सीएम कह दिया, अभी तक तो कभी नहीं कहा आपने। मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर आज पक्ष विपक्ष और पूरे विधानसभा परिसर में आपकी तरफ से लड्डू भेजे गए हैं। सुबह जब मैं लड्डू लेकर गया था तो सीपी जोशी साहब ने कहा जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं पधारेंगे तब तक लड्डू नहीं खाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने भी ये कहा था अब मुख्यमंत्री जी आ गए, इसलिए मीठे मीठे लड्डू जो प्यार और स्नेह के साथ इन्होंने भेजे जरूर खाएं आप। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे? हाँ, जो मंत्री आप हो या कोई भी जवाब दो, बात एक ही है कि आप इनको ट्रेन करके आप आ जाना, बात एक ही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कल प्रारंभिक शिक्षा की एनुअल रिपोर्ट हमको सदन में दी, मैं उसका फिगर दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय।
2400 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में जितने पद बनते हैं 2006-07, मैं फिगर दे रहा हूं 2006-07 का, राजस्थान सरकार ने केवल मात्र 33,000 टीचर्स की भर्ती की है, जिसमें परित्यक्तियां हो रही है, और 29,000 की आरपीएससी को रिक्वेशन भेजी है। और अध्यक्ष महोदय, की डिमांड पे क्या बोलेंगे फिर आप? डिमांड पे जरूरत नहीं है, डिमांड की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय। सदन के सामने ये स्पष्ट करना चाहिए। और राज्यपाल के भाषण में जो फिगर दिया वो 42,000 का दिया, ये भी चेक कर ले माननीय मंत्री जी। जो राज्यपाल के भाषण में आपने आंकड़ा दिया है वो संख्या दी 42,000। आप प्रारंभिक शिक्षा के एनुअल रिपोर्ट में संख्या दे रहे हैं 33,000, 32,000 की भर्ती, विधवाओं को मिला के 33,000, 29,000 का आपने रिक्वेशन भेजा है। ये 29,000 की भर्ती होगी संवत 2007-08 में। 2006-07 का जो फिगर 24,000 जो आपका करोड़ रुपए आपको मिला है, उस 24,000 के लगभग आपके पद बनते हैं 60,000 से ज्यादा। 60,000 से ज्यादा पैसा आपको सैंक्शन है टीचर भर्ती करने के सर्व शिक्षा अभियान के, आपने भर्ती किए 33,000। नंबर 2, उन 33,000 शिक्षकों की भर्ती केवल मात्र एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए थी। आपने उनमें से भी 12-13,000 टीचर को सेकेंडरी एजुकेशन में डिपोजिशन करके पढ़ाया करेगी, जो पैसा लेने के बाद भी भाषण दे रहे हैं। आप तो 100% जा रहे हैं ना मंत्री जी, 100% काम कर रहे हैं ना आप तो। आप ये बताएं, ये वाई लेने से काम नहीं चलेगा। सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार का 75% पैसा लेकर राजस्थान सरकार ने 25% का हेड खोलकर राजस्थान सरकार ने 600 करोड़ रुपए देने के कागजी एंट्री की है, और आज भी राजस्थान सरकार 400 करोड़ रुपए अपने अंश का खर्च नहीं किया। जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना जब ये सर्व शिक्षा अभियान चला 2.5 साल तक ये राज्य में सरकार में थे, हम 3 साल से हैं। इन्होंने पूरे 2.5 साल में केवल 644 विद्यालय खोले प्राइमरी, और 36,000 पाठशाला खोली है। 52,000 टीचर खर्चा नहीं किया, केवल मात्र 5,000 स्कूल खोली है, 26,000 राजीव गांधी पाठशाला खोली है, जो 52,000 पद आपके बने। खाली भाषण दे रहे हैं, 5,000 शिक्षा केंद्र नहीं खोले आपने, उसका 10,000 पोस्ट नहीं होती है। 26,000 राजीव गांधी पाठशाला है, शिक्षा केंद्र नहीं होती तो 52,000 पद आपको नहीं बोलते। बोले आप, बोले मंत्री जी, बोले खड़े होकर बोलिए ना, क्या बुला रहे हैं? आप बोले खड़े होकर बोलिए, एक मंत्री कैबिनेट बोलना नहीं चाहता, खड़े होकर 26,000 राजीव गांधी पाठशाला को शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया, इसलिए 52,000 पद राजीव गांधी 10,203। कांग्रेस सरकार ने 26,000 केंद्र खोले, उसके 52,000 पद बनते, उतनी भर्ती नहीं की आपने, और खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। 52,000 पद आपको केवल मात्र मिले राजीव गांधी पाठशाला के नाम पर। जवाब दीजिए आप, खाली भाषण में खड़े हो रहे हैं। खाली 5,000 राजीव गांधी आपने प्राथमिक पाठशालाएं खोली, 5,000, 26,000 राजीव गांधी पाठशाला को प्राथमिक विद्यालय में बदला। 10,000 यूपीएस खोले हैं, पद मिले आपको, 52,000 के अगेंस्ट में 33,000 की भर्ती की है। बोलिए खड़े होके, बोलिए खड़े होके, बोलिए मंत्री जी, खाली उनको क्या बोला, खड़े होकर बोलिए ना आप। अरे आपके 2.5 साल में तो एक भी अध्यापक नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को और राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम कर रखा है। और 60,000 टीचर का पैसा भारत सरकार से मिल चुका है, 32,000 भर्ती करे और भाषण देने खड़े हो गए। 2001-02 में 2001-02 में तत्कालीन एक बार मंत्री सुनिए, मंत्री जी परेशानी हो रही है, मंत्री सुनिए आप, मंत्री जी मैं फिर सुन रहा हूँ। 2001 में, अरे देवल साहब रुको, देवल साहब रुको एक मिनट। 2001-02 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। 2001-02 में राजीव गांधी पाठशालाओं की संख्या थी 23,000। राजस्थान सरकार ने उनको शिक्षा केंद्र के रूप में डिक्लेयर किया। उस शिक्षा केंद्र के डिक्लेयर होने से सर्व शिक्षा अभियान में आपकी सरकार ने हमारी इस कमी का फायदा उठाकर राजीव गांधी का नाम हटाया। 52,000 पद जब आप सरकार में आए, वो 52,000 पद वो राजीव गांधी शिक्षा केंद्र के नाम से भारत सरकार से आपको 52,000 पद मिले। उन 52,000 पद के अगेंस्ट में माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस क्षण तक आपने केवल मात्र 33,000 अध्यापकों की भर्ती की है, 29,000 की आरपीएससी को रिक्वेशन दिया आपने। आप इस बात के लिए कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दीजिए। आपने केवल मात्र 5,000 प्राइमरी स्कूल खोली है। ये 26,000 शिक्षा केंद्र नहीं होते तो ये 52,000 पद राजस्थान में शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं आते। सरकार बताए इस बात के लिए। आपने कर ले लिया, आप ही ले लेते ना, आपने राजीव गांधी पाठशाला खोली, टेम्पररी शिक्षक को भर्ती करे, सुनिए साहब, संविदा के आधार पर शिक्षक को भर्ती करे, को लगा रखा है 4,500 रुपए महीने के लिए। क्या ये सही है कि भारत सरकार से आप रेगुलर ग्रेड का पैसा पा रहे हैं जबकि आप अध्यापकों को 4,500 रुपए दे रहे हैं?
ये बात गलत है, गलत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कोई वाद विवाद का विषय है ही नहीं। राजस्थान के लिए ये एक अभूतपूर्व योजना है और इसमें मैं आपके कल कह चुका कि आपके योगदान को मैं नकार नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर 26,000 शिक्षा गारंटी केंद्र नहीं होते तो 26,000 प्राथमिक पाठशाला एक साथ नहीं बनती। यह मैं कह चुका हूँ, इसलिए विवाद का है। अरे सुनो, आप सुनो। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि मैं वो पढ़कर आया हूँ जो प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है कि माह दिसंबर 2023 तक इस योजनाबद्ध में 23,037.11 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं। एक दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अब तक इसमें 3,833 इतने रुपए खत्म व्यय हो चुके हैं और उसमें 2001-2 से जो चालू हुआ तब से लेकर अब तक। ये बात भी सही है कि इस बार हमको जो केंद्रांश था वो केंद्रांश पूरा नहीं मिला और अभी भी हमारा 170 करोड़ रुपया बाकी है। कल भी हमने बात की थी और हमने 50%, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कुल कितना, जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति का सवाल है 38,000 अध्यापक, इसी मद में 33,000 आरपीएससी से और 4200 विधवा और परित्यक्ताओं की जो नियुक्ति हुई थी इसी मद में सी 38,000 वो हो गए हैं और बाकी हमने 38,000 की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। उनको हम प्रयत्न ये कर रहे हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लें ताकि हमारा खर्च भी पूरा हो। इस प्रकार से वो काम भी हम पूरा होगा। ये बात भी सही है कि राजीव गांधी पाठशालाओं को क्रमोन्नत करने से हमको इसमें पैसा मिला है, इसमें पद भी मिले हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान ही एकमात्र राज्य है ऐसा जिसने नियमित वेतन श्रृंखला में इनको नियुक्त किया है। हिंदुस्तान के बाकी सारे राज्यों ने पैरा टीचर्स के रूप में इनको नियुक्त किया है। आज मुझे एक कहते प्रसन्नता है कि कल इसकी मीटिंग थी दिल्ली में और कल दिल्ली में मीटिंग होने के बाद में भारत सरकार ने ये बात कही कि केवल राजस्थान और कर्नाटक 2 राज्य ऐसे हैं जिनको जितना पैसा चाहिएगा इस योजना में हम देंगे और कल भी हम राजस्थान इसमें व्यय करने पर उसमें 1 नंबर पर रहा है। मैं सभी माननीय से आग्रह करना चाहता हूँ, ये शिक्षा का काम है, ये कोई राजनीति का काम नहीं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से, जब हमने ये कहा कि जितनी ईजीएस है उनका प्रमोशन किया जाए, सभी माननीय विधायकों क्षेत्र में हुआ। जब हमने ये कहा कि सारे प्राथमिक विद्यालय जो लड़कियों के हैं उनको क्रमोन्नत किया जाए तो राज्य के सभी उसमें हुआ। जब हमने कहा कि संस्कृत के सारे विद्यालय हैं उनको क्रमोन्नत किया जाए तो सब में हुआ। और अगली बार हमको आशा है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का भी काफी होगा, उसमें हम सब में करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग व्यक्तिगत रूप से 40,000 जगह काम हुए हैं, उन सब कामों को भी देखें। उन सब कामों को देखकर हमारा ये शिक्षा का विकास का काम है। मैं चाहूंगा कि जितना 3,823.83 करोड़ रुपए इसमें जो व्यय हुआ है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस साल की योजना बड़ी होगी। मैं आप सब लोगों का आह्वान और प्रणाम और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के इस काम में आप सब लोग मदद करें और राज्य इसमें 1 नंबर पर आए और निश्चित रूप से 1 नंबर आएगा। आप सबको इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये अंतिम क्वेश्चन आप भी अप्रिशिएट करेंगे अध्यक्ष महोदय इसको। आप परिशिष्ट अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं, एक मिनट, इसमें रिसर्च, इवेल्युएशन, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट कॉस्ट और इनोवेशन के ऊपर लगभग 8500 लाख रुपया गत 3 सालों में खर्च किया गया है। 8500 लाख रुपया इन कामों के लिए। आप भी क्षेत्र में जाते हैं, इनसे जरा मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या तो आप रिसर्च कर रहे हैं इसमें सर्व शिक्षा में, क्या इवेल्युएशन कर रहे हैं, क्या सुपरविजन और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट के ऊपर कॉस्ट कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है और इनोवेशन क्या हो रहा है। ये 8500 करोड़ लाख रुपए जो खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर बता दीजिए आप इसमें कर क्या रहे हैं। 85 करोड़ 85 करोड़ है। 85 करोड़ इसमें एक मद में जो है बड़ा स्पष्ट है। हमने ब्रिज कोर्स शुरू किए, 1,49,911 बच्चियों के लिए बालिकाओं को शिक्षा के साथ जोड़ा। फिर जो कमजोर बच्चे थे, उपचारात्मक शिक्षण, उन बच्चों के लिए हमने 49,825 स्कूलों में 20 लाख बालक बालिकाओं को हमने उसका प्रशिक्षण दिया ताकि वे जो कमजोर विद्यार्थी थे वे आगे आकर के सबके साथ मिल सकें।
जहां तक विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं थे उसमें भी 23,752 बच्चों को जो अस्थि विकलांग थे, दृष्टिबोधित थे, श्रवण बाधित थे या अन्य थे, इन सबको हमने मदद की। इसके अलावा रैंप निर्माण हमने 13,130 बच्चों को किया। फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, इनको भी हमने 56 शुरू कर दिए और 130 हम और शुरू करने वाले हैं, जिससे भारत सरकार की स्वीकृति आ गई है। जहां तक नवाचार की बात है, राज्य के प्रत्येक डाइट में कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है। हर एक में 20 कंप्यूटर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएं। उसमें 378 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 13,536 हमने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा 38 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को हमने डाइट में, लैंग्वेज लैब में अंग्रेजी प्रशिक्षण का लाभ दिया है। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अलग से आपने कम से कम 35 करोड़ बता रहा हूं, जिसमें कच्ची बस्तियों में भी हमने कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए इनसे ये पूछिए मैनेजमेंट कोर्स भी लोगों ने लाभ दिया। ये कहां जा रहा है पैसा? अलग से आपका हेड है ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अलग से हेड, आपने 35 करोड़ रुपए अलग से खर्च किया है इस 85 करोड़ के अलावा। हमने डाइट में किया, हमने सारे ये नवाचार किए हैं। आपने क्या क्या मॉनिटरिंग की? हमने मॉनिटरिंग की, बच्चों को दिया और उनको आगे प्रशिक्षित किया। इनोवेशन के नाम से और अन्य ये रिसर्च ट्रेनिंग के नाम से आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बात ग्रामीण बच्चों के लिए जो पैसा जाना चाहिए आप इसके ऊपर एक पैसे का भी दुरुपयोग कोई सिद्ध कर दे। हमारी इतनी पारदर्शी पद्धति है जिसमें एक पैसे के दुरुपयोग का आरोप नहीं लगा सकते हैं। महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि जिस ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, सीकर जिले में ब्रिज कोर्स के लिए पार्टी और बढ़ता खरीदा नहीं गया और पूरा का पूरा पैसा विड्रा कर लिया गया। आप कह रहे हैं वो घोटाला नहीं हुआ, पूरा का पूरा जिला परिषद में, पूरी जिला परिषद की मीटिंग में सीओ ने और इनके जो सर्व शिक्षा अभियान के इंचार्ज हैं अब हटा दिया आपने, लेकिन पार्टी और बढ़ता खरीदा नहीं गया और ब्रिज कोर्स में पूरा का पूरा पैसा उठा लिया। इससे ज्यादा घोटाला और क्या होगा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक पैसा भी घोटाला नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, बांसवाड़ा जिले में बागीदरा पंचायत समिति में 12 आवासीय कैंप किए। एक कैंप में 5-5 बच्चे नहीं थे, उसकी जिला परिषद में एक नहीं 4 बार बातें प्रश्न उठ चुके। नंबर 1, बागीदोरा पंचायत समिति के 5 स्कूलों में 100 फीट भी हैंडपंप लगा के इन्होंने पैसा उठा लिया शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के नाम से। तीसरी बात कि आज दिन तक मंत्री जी ये बताएं, एचडीएफसी में जो सदस्य मनोनीत करने चाहिए थे ब्लॉक लेवल पर संकुल प्रभारी से, एक भी नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में बता दे एक भी लिस्ट हो। और मैं आपको हैंडपंप के बारे में वित्त नाम दे दूं मंत्री जी, आप नोट करना चाहें तो कर लो। जहां तक किसी विशेष स्थान की बात है, यदि आप अपनी शिकायत देंगे तो हम उसकी जांच करवा देंगे। बाकी स्कूल की व्यवस्था यह है कि एसडीएमसी हर जगह बनी हुई है। पूरे राजस्थान में 77,436 एसडीएमसी हैं, 13 लोग हैं, उसमें एससी एसटी का, महिला का जो प्रावधान है उसके अनुसार एसडीएमसी बनी हुई है। एचडीएफसी में पंचायत समिति स्तर से जनप्रतिनिधि 3 मनोनीत करने चाहिए, वो हुए कि नहीं? एक भी कहीं पर भी नहीं हुआ। नंबर 1, माननीय अध्यक्ष जी, बागीदोरा में 12 कैंप आवासीय हुए, जहां एक भी बच्चा, मात्र 3 कैंपों में 5-5 बच्चे थे। नंबर 2, पिंडारमा पंचायत में एचडीएफसी के नाम से 5 हैंडपंप खुदे 100। माननीय अध्यक्ष जी, अलग से प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी जांच करवा लें। ये हैंडपंप्स के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ये नोट करके जांच करवा लें। हैंडपंप्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 33,000 रुपए, मात्र 33,000 रुपए हैंडपंप, जबकि 60,000 ले रहे हैं। आपके क्वेश्चन मैंने देख लिया, सब जवाब दे दिया उन्होंने। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 रानपुर एग्रो फूड पार्क में कुल 146 भूखंड आवंटित हैं। 3 भूखंडों पर 2 इकाइयां वर्ष 2005 से कार्यरत हैं। कार्यरत इकाइयों की सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है। खंड 2 उत्पादन प्रारंभ करने की निर्धारित समयावधि समाप्त होने पर भी 36 भूखंड रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट क में दर्शाया गया है। 12 भूखंड निरस्त किए जा चुके हैं एवं शेष 24 प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आप बोलने वाले के मेरे बीच में आ रहे हैं। माननीय सदस्य,
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब भी परवाह नहीं आपको? सुना नहीं। तो आप समझाओ ना, बैठे हो पास में। टेल हिम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछे। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि एग्रो फूड पार्क स्थापित करने के पीछे क्या प्रदेश के किसानों का हित भी जुड़ा हुआ था, या इसके पीछे भावना ये थी कि इस नाम के ऊपर कुछ लोगों को भूखंड आवंटन कर दें, जिनका आने वाले समय में बाजार मूल्य बढ़ेगा और उसके ऊपर लेकर वो कब्जा करके बैठ जाएंगे। और इन्होंने जो उत्तर दिया है कि उसमें बताया 146 भूखंड आवंटन किए, या फिर देख के जवाब दें कि 146 करें या 148 करें आपने भूखंड आवंटन, क्योंकि गत वर्ष मैंने इनका ध्यान सदन का इस महत्वपूर्ण विषय पे दिलाने हेतु प्रश्न किया था। उस टाइम मुझे उत्तर दिया था कि 148 भूखंड है। इस वर्ष पूछा तो 146 भूखंड है। और मोटी बात यह है कि केवल 2 साल में 2 भूखंड पे जो है इन्होंने उद्योग चालू होना बताया है। क्या इन भूखंडों को आवंटन करते समय आपने किसानों का हित भी देखा था? क्या आपने मौके पे जाकर साइट का अवलोकन किया कि इसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ? क्या आपके चेयरमैन वहां पर गए? जो आपने उत्तर प्रदान किया है माननीय मंत्री महोदय, क्या वास्तव में वो स्थिति है वहां पर? और आपने केवल 2 भूखंड ही जो चल रहे हैं, उनके अलावा भूखंड जो खाली पड़े हुए हैं उनको क्यों निरस्त नहीं किया? और क्यों आपने इसमें भूखंड खाली करने में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करी? और क्या यह सही है कि इन भूखंड को वास्तविक उद्योग लगाने वाले अभी भी कतार में खड़े हैं, वो इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ये भूखंड आपने जो है जिन लोगों को दिए हैं उन्होंने स्थान रोक लिया है? और क्या ये भी सही है कि इन भूखंडों के ऊपर तो अभी उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं और आपके यहाँ दूसरे चरण की यही प्रणाली वापस चालू कर दी है ताकि भूखंड लेके लोग बाग कब्जा करके बैठ जाएं? और इसको कौन रोकेगा? उद्योग मंत्री के रूप में आप रोकेंगे या इसके ऊपर दायित्व किसके ऊपर है? अध्यक्ष महोदय, रिको द्वारा जो भी भूखंड आवंटित किए जाते हैं उसमें कुछ समयावधि बीच में ऐसी रही है जिसमें स्लो मूविंग था, इसलिए समयावधि नहीं रखी। अन्यथा 2 वर्ष में उद्योग स्थापित अगर नहीं किया जाता है तो उसमें नोटिस देकर उसको निरस्त करने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। ये तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 वर्ष की अवधि संपूर्ण होने से पहले अगर मैं कैंसिल कर दूं तो कोर्ट से उनको जो लाभ मिलना है और किसानों को जो हम लाभ देना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। 2003 और 2005 के मध्य ये सारे 146 प्लॉट भूखंड आवंटित हुए और उनमें से डेवलपमेंट वर्क 16 फरवरी 2005 तक कंप्लीट किया है। 16 फरवरी 2005 से लेकर 16 फरवरी 2007 तक का समय है जिसमें भूखंड में काम किया जाना चाहिए था। 16 फरवरी के बाद नोटिस जारी हो गए, 12 को निरस्त कर दिया और 24 प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और उसके नोटिस जारी हुए लेकिन तामील नहीं हुए। मैं ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ना चाहता जिसका एक संदेह का लाभ उसको मिले। यहाँ पर पूर्व उद्योग मंत्री भी विराजमान है। मेरे ख्याल से राजस्थान में एक भी औद्योगिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर भूखंड रिक्त हो और उसके अगर आवंटित हो और उसमें काम अगर नहीं किया है तो मैंने उसको नोटिस जारी किया है। रिको का या उद्योग विभाग का कोई रियल एस्टेट बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक आपने एग्रो फूड पार्क फेज 2 का आपने किया है रानपुर का, उसमें मैंने डेवलपमेंट वर्क इसीलिए आरंभ अभी तक नहीं किया। एक भी भूखंड आवंटित नहीं करूंगा जब तक इसके अंदर कंप्लीशन नहीं होगा, जब तक काम इसके अंदर चालू नहीं होगा। हमारा इंटेंशन किसी को उद्योग लगाने का है, फैसिलिटेट करने का है। रियल एस्टेट बिजनेस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। माननीय उद्योग मंत्री जी, जब आपका लक्ष्य वहां उद्योग लगाने का है और भूखंड आवंटन करने का नहीं है तो दूसरे चरण में क्या यह सही है कि वहां पर 10 लोगों को भूखंड आवंटन किए गए थे और उसको जो है जयपुर से इंटरवीन करके उसको निरस्त किया गया है? और अगर किए गए तो उसके पीछे सोच क्या है? जब आपके पास 100-150 भूखंड पड़े हुए हैं और उसके ऊपर 2 साल के अंदर, ये आपने जब फरवरी में नोटिस दिए हैं तब जाकर लोगों ने कंपाउंड वॉल या कुछ, वो भी 6 प्लॉट के ऊपर, 150 में से सिर्फ 6 प्लॉट के ऊपर, मैं देख के आया हूं,
मैं आपसे निवेदन इतना ही करता हूं कि उद्योग मंत्री के रूप में जब आप कोटा जाएंगे तो वहां जाके अवलोकन करेंगे और उसको ये सुनिश्चित करेंगे कि ये अगले 6 महीने में या कोई निर्धारित समय आप ही तय कर लें, उसमें चालू हो जाएंगे, क्योंकि किसानों का भला इससे जुड़ा हुआ है। और अभी एक प्रश्न दो दिन पहले ही उद्योग से संबंधित था, जहां रीको के इंद्रप्रस्थ एरिया कोटा के अंदर भूखंड आवंटन हुए थे और उनको राजनीतिक आधार के ऊपर, कौन सी राजनीतिक पार्टी है वो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, आपने करे या किसने, कांग्रेस ने करे, मगर उनका दुरुपयोग करके बड़े बड़े पद पे लोग बाग बैठ के अपने लाभ में उसको आवंटन करा लेते हैं और उसका विकल्प चेंज करवा लेते हैं। क्या इसका विकल्प आप बाद में चेंज तो नहीं कर देंगे इस प्रकार के भूखंडों का? अध्यक्ष महोदय, मैं अपना उत्तर इन जो प्रश्न पूछा है उसी पर आधारित रखूंगा। पूर्व में जो पूछा गया प्रश्न उस पर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लैंड यूज चेंज का समय समय पर हुआ है। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी हुआ है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी किसी इंडस्ट्रियल प्लॉट को चेंज करवा सकता है, ये भी किया था, लेकिन बाद में उसको चेंज भी किया है। गुण अवगुण आधार पर, मेरिट्स पर अगर आवश्यक हुआ तो हम चेंज करेंगे। हम हाउस को मैं झूठी बात कहकर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक फेज 2 का सवाल है, अभी तक मेरे को सूचना दी है कि उसमें नहीं है, और जो सूचना मेरे को दी है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं टीम भेजकर वहां पे दिखवा लेता हूं। जो अधिकारी गलत सूचना देता है, I'll take action against him. How can it be possible कि सरकार हाउस को गुमराह कर दे? और जो भी जवाब दिया है जिम्मेवारी के साथ मैं दे रहा हूं हाउस के अंदर, फिर मैं दोहरा रहा हूं, उसके अगर गलत सूचना है आप मुझे बताएं, मैं खुद जाऊं या ना जाऊं, मेरी कार्रवाई हो जाएगी, इसमें आप संतुष्ट रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती। 96 जी हाँ क्या बोलो सही। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अजमेर में राजस्व मंडल वर्ष 1958 से कार्यरत है। अजमेर में स्थापना के समय किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। जब कोई शर्त ही नहीं थी तो कायम रहने या न रहने का प्रश्न नहीं पैदा नहीं होता। खंड 2 जी नहीं। में अजमेर का मर्जर हुआ तो राव कमेटी की शर्तें थी कि रेवेन्यू बोर्ड में दिया जाएगा। ये राव कमेटी के तहत मार रखा गया था, इसलिए प्रश्न का जवाब जो है अधूरा है। और उसके अलावा इसमें ये बात थी कि इसके स्वरूप से छिड़काई नहीं की जाएगी। वर्तमान में सरकार ने लंबे समय से 2 साल से अधिक हो गए, वहाँ 15 पद राजस्व सदस्यों के हैं, जिसमें से कुल 6 भरे हुए हैं, 22 खाली पड़े हैं। जुडिशियल का वहाँ एक भी नहीं है। प्रश्न है, एक मिनट में मैं वही बता रहा हूँ, शंका का समाधान मैं वही बता रहा हूँ। मैं इससे शंका ये होती है कि सरकार की मंशा राजस्व खंडन करने की है। सरकार क्या वो पद बढ़ना चाहती है, कब तक बढ़ना चाहती है और क्यों नहीं बढ़ रही है, ये सरकार स्पष्ट करे। दूसरा, सरकार ये बतावे कि जो बेंच आपकी जा रही है उसका खर्चा और डिस्पोजल कितना है। बस प्रश्न का जवाब तो दे दिया। अध्यक्ष महोदय, दिखा दिया। जितना माननीय सदस्य पुष्कर से आने वाले ने पूछा है उतना दे दिया। प्रश्न का उत्तर मैंने अपने मतलब इसमें उत्तर में दे दिया है। अब कोई शरत वगैरह या इनका कैसे मर्ज हुए, जब किस प्रकार का अजमेर के अंदर रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, तो ये बहुत पुराना मामला। 58 के अंदर जब 56 में मर्ज हुआ, अजमेर को विलय किया गया राजस्थान के अंदर, और राजस्थान का पूरा ढांचे के अंदर के काम क्या रहेगा, तो उसके अंदर रेवेन्यू नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है, इसलिए प्रश्न अध्ययन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जवाब नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बात जवाब नहीं आया इस बात का। क्या बात है, एक 6 सदस्य क्या करेंगे? किसानों का सबसे बड़ा कोर्ट है, किसानों का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ इतनी पोल हो और उसमें आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करें, ये जवाब नहीं देगा इस बात का। काम करे, क्या काम करेंगे वो? ये तो राजस्थान का 94 और 92 के केस 97 आप तो जो संधि हुई विभिन्न शहरों के बीच में,
पशुपालन मंत्री माननीय मंत्री जी, आज राजस्थान में रेवन्यू बोर्ड पे सबसे बड़ी जो बुरी हालत जा रही है कि 94 और 92 के केस लंबित पड़े और आपके 15 पद 10 पद अगर आप अलाउ करना चाहें तो अलाउ करें। 4 पद भरते हो, क्या काम होंगे वहाँ? चेयरमैन जी, आप अलाउ, आप निवेदन सुने। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में कहा कि कुछ 22 में से 6 पद भरे हुए हैं। अलग चीज है। हाँ, आप प्रश्न ये बताओ, आप पढ़े ना। ये प्रश्न आपको, प्रश्न ये था, दूसरी तरह से लाते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न ये था, अजमेर में राजस्व मंडल कब से कार्यरत तथा किन शर्तों पर इसकी स्थापना की गई है? क्या मंडल उक्त शर्तों पर कायम है? यदि नहीं तो क्यों? जवाब इन्होंने दिया, अजमेर में राजस्व मंडल वर्ष 1958 से कार्यरत है। अजमेर में स्थापना के समय किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। जब कोई शर्त ही नहीं थी तो कायम रहने या न रहने अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही बात गलत है। इसकी शर्तें हैं, राजस्व मंडल के शर्तें हैं इसकी। विखंडन का अध्यक्ष महोदय, इसकी शर्तें हैं। क्यों? जी नहीं। राजस्व मंडल के स्थापना की शर्तें हैं, शर्तें हैं उसकी। अध्यक्ष महोदय, हजारों केस कर रहे हैं, आज हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वहाँ पर। इतना साधारण प्रश्न नहीं है। आप निवेदन सुन लें, आप निवेदन सुन लें। गरीब किसान को न्याय मिलेगी और तत्काल मिलेगी, ये शर्त होगी ना। हजारों शर्त नहीं है, शर्त उसकी वहाँ पर है। 15 ये शर्त की बात नहीं करना चाहते मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, हजारों वहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर सालों से केस लंबित पड़े। एक मिनट मंत्री महोदय, अब आप कांग्रेस के सदस्यों की ओर जरा ज्यादा झुकाव। अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न पकड़ लिया। संख्या में केस मैंने जब प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मंत्री महोदय देने को तैयार थे, मेरे को बैठा दिया और कांग्रेस के लोगों को उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछते तो मैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल की स्थापना के साथ दूसरा प्रश्न पुकार लिया। राजस्व मंडल की स्थापना के साथ शर्तें थी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आप शर्तें थी तो भी बोलिए कि वो उनको बिठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके मुख्य जान दे रही है उनको बिठाएं। इस किसान विरोधी सरकार के उत्तर के पक्ष में के खिलाफ क्षेत्र वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का 1 पद तथा चिकित्सा अधिकारी के 3 पद रिक्त हैं। 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19/11/2006 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, जिसकी आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30/12/2000 थी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से उपलब्ध होने के उपरांत पशु चिकित्सक के पद भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। नंबर 2, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय नहीं खोले जा रहे हैं। बजट प्रावधान की उपलब्धता एवं गुण अवगुण के आधार पर नवीन राजकीय उपकेंद्र खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि ये पद कब से रिक्त हैं और जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने क्या की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में 393 पद चिकित्सकों के रिक्त चल रहे हैं और जहां तक मेड़ता विधानसभा क्षेत्र का के लिए मांगा तो भरेंगे कैसे? ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में जहां पशु चिकित्सालय गगराना, लियाबड़ी और पादुकला में, लियाबड़ी में 2005 से और गगराना में 2003 से और पादुकला में 2000 से पद रिक्त चल रहे हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने 113 पद चिकित्सकों के बैकलॉग के पूरे किए हैं। इसके अलावा 100 पशु चिकित्सकों के सुविधा पे हम लोगों ने लिए हैं और 200 पशु चिकित्सक शीघ्र ही आरपीएस की सूची प्राप्त होगी। प्राप्त होने पर इन रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा 394 पद सैंक्शन है, वो तो रिक्त हैं।
और आपने आरपीएससी से मात्र 200 डॉक्टरों की रिक्विजिशन दी है। जब 394 है तो आपने 200 की क्यों दी है? बाकी जो 194 बचेंगे वो कैसे भरे जाएंगे? और जब तक आप डॉक्टर अध्यक्ष महोदय 2000 से जहां पद रिक्त है, आज 2007 की मार्च आ रही है, आप वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है वहां जहां पशुओं की, ये तो है नहीं कि आदमी की तरह वो उसको ले जा करके आप दूसरी जगह इलाज इस तरह से जयपुर लाके करा सकते हैं, पादू से ला करके मेड़ता करा सकते हैं, 40 किलोमीटर वहां से है। तो आपने वहां क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है? और 194 पद जो आपके स्वीकृत हैं वो क्या आप संविदा पर लेकर इनको भरने का भी इरादा रखते हैं या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, दौद से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, मैं जानकारी देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, 57 वर्षों में मात्र 1400 चिकित्सक भर्ती किए अब तक की सरकार, और हमारे इस 3 साल के शासनकाल में आप तो सीधा सा जवाब दो, क्या करोगे कि नहीं करोगे? अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के सीमित साधन है, रोक लगी हुई थी, पर हमारे प्रयास है, खत्म बात। आरपीएससी जो ही आएगी प्राथमिकता से हम लोग उनको भरेंगे, और जहां पर हमारे सीमित साधन कैसे? चिकित्सक नहीं है, आपका खजाना भरा हुआ है, पोस्ट सैंक्शन है, तो फिर कहाँ रह गया? खजाना भरा हुआ है, पोस्ट सैंक्शन है, ट्रेंड लोग तैयार हैं, फिर आपका खजाना भरा हुआ, ट्रेंड लोग तैयार हैं, पोस्ट सैंक्शन है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताओ आप तो। माननीय अध्यक्ष महोदय दीजिए कि वो 194 खाली रहेंगे जो इन्होंने पूछा, या संविदा पे लगाने का प्रयत्न आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भवन बने हुए हैं वहां क्या स्वीकृति जारी करेंगे पशु चिकित्सालयों की या पशु स्वास्थ्य केंद्र की? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर पशु चिकित्सा और उपकेंद्र खोलने का प्रश्न है उसमें प्रावधान बने कि जहां पर 3000 की आबादी या 3 किलोमीटर की परिधि में। आप तो खाली जगह बताओ, खजाना या तो जनता के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, केवल मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए है। जब खजाना भरा हुआ है तो 194 पद रिक्त क्यों रहेंगे? आप भरोगे कि नहीं भरोगे ये बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो है, इससे कोई आपके मतलब माध्यम से क्या होगा क्या नहीं होगा किसानों की तो आप सोच नहीं रहे हो। 194 पद जो खाली उनको बताओ ना, भरोगे नहीं भरोगे ये बता दो आप तो बस। क्या नहीं बना तो बना करो, हमारे पास नहीं है। डॉक्टर को कमी नहीं है, डॉक्टर बहुत है, ट्रेंड बहुत बैठे हैं, आप तो बताओ है क्या पैसा आपके पास? डॉक्टर नहीं है, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा है, खजाना भरा हुआ है, पैसे कोई कमी नहीं है। अरे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी दे देख महोदय, ये जवाब तो दिलाओ जो 194 पद रहेंगे, पशुओं के साथ इस तरह से बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, तो दिलाओ फिर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि जहां भी हमारे पशु चिकित्सकों के रिक्त पद हैं वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करके उनको चला रहे हैं। हमारे वहाँ पशुधन सहायक होते हैं, वहाँ पर वेटरनरी असिस्टेंट होते हैं, और उस क्षेत्र के पशुपालकों की चिकित्सा की सारी सुविधाएं हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक समाप्त कर दो डॉक्टर, रिक्त पदों का भरने का प्रश्न है, इस पे सरकार के स्तर पे वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था करके हम लोग विचार करेंगे। क्या उन्होंने डॉक्टर की जगह कंपाउंडर से काम चलाएंगे? अध्यक्ष महोदय, चपरासी लगा रखा है अस्पताल में, पादू है, चपरासी है, चपरासी क्या देखेगा? प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री हरिमोहन शर्मा एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से बूंदी जिले में मूर्ति चोरी बरामद नहीं होने के कारण आत्महत्या की घटना के संबंध में डॉक्टर चंद्रशेखर वैद एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में रबी 2005-2006 की फसल बीमा मुआवजा राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री अमराराम धोद एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के किसानों को राजधानी में रैली के लिए प्रवेश नहीं करने देने के संबंध में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से नगर पालिका पिलानी की बेहद कीमती ज़मीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने के संबंध में
श्री हेमाराम चौधरी सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की संवत 2063 की रबी की फसल जीरा एवं इसबगोल को वर्षा से भारी नुकसान होने के संबंध में श्री जितेंद्र सिंह एवं श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से अलवर शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में दिनांक 22 फरवरी 2007 को मीडिया कर्मियों पर हुए कथित हमले के संबंध में डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश पत्र नहीं मिलने की स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, डॉक्टर चंद्रशेखर वैद, श्री अमरा राम, श्री श्रवण कुमार, श्री हेमाराम चौधरी, श्री जितेंद्र सिंह एवं डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती को अपने अपने प्रस्ताव के विषय में 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी, लेकिन आप 10 मिनट लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, श्री नवरत्न राजौरिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में श्री हीरालाल सदस्य की ओर से निवाई उपखंड मुख्यालय स्थित श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय को राज्याधीन करने के संबंध में श्री नंदलाल पूनिया सदस्य की ओर से जिला चूरू की तहसील राजगढ़ में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में श्री जीत राम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में नवीन भारत इंडस्ट्रीज को आवंटित भूमि को उद्देश्य विरुद्ध उपयोग होने के कारण नगर पालिका के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के संबंध में श्री रामचंद्र झारोड़ा बीच में नहीं बोले, श्री रामचंद्र झारोड़ा सदस्य की ओर से नागौर जिले में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सदस्य की ओर से शहीदों के स्मारक विधायक कोष से निर्मित करवाए जाने का प्रावधान करने के संबंध में श्री दाताराम गुर्जर सदस्य की ओर से नीम का थाना से सेफरा ग्वार सड़क पर बने एनीकट के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिवजी राम मीणा सदस्य की ओर से जहाजपुर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में श्री मदन राठौड़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम नौवीं में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित पुल की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में सुजानगढ़ के विद्यालय लिखे हैं सूरजगढ़ के, या आपने गलत क्यों लिखा? खुद नहीं सुजानगढ़ लिख दिया क्या? खुद नहीं लिख दिया, ठीक है ठीक है। श्री कन्हैयालाल पाटीदार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिड़ावा से संचालित महत्वपूर्ण रोडवेज बसों को अचानक बंद कर देने के संबंध में श्री बाबूलाल खराड़ी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फलासिया में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत करने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री हरिमोहन शर्मा स्थगन प्रस्ताव मैंने भी कल दिया था, मैंने कल 10 बजे डिप्टी सेक्रेटरी कल मैंने भी दिया था कि जो राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि नगर विकास न्यास अपने नाम जोहोड़ शिवायचक गोचर जमीन को नहर उसके संबंध में दिया है। मैंने कल अध्यक्ष महोदय स्थगन प्रस्ताव दिया है, मेरा नाम कागजों में रह गया होगा। तरीका नहीं है, मैंने कल 10 बजे दिया है, मैंने कल 10 बजे दिया है। सुनिए, मेरा पहले आना चाहिए था, वो बाद में आया है। इसका क्या कारण रहा है? हमारा परसों मेरा पहला है, बोलेंगे तो वो मेरा पहला अधिकार है, मेरी विधानसभा क्षेत्र है, इससे कोई बात नहीं है। रामनाथ जी एक मिनट, आप मेरी बात सवाल ये है, मिस्टर नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। आप आज जिस किसी ने दिए हैं, कल चूंकि व्यवस्था की जा चुकी थी कि आज के का जो 0 आवर की कार्यसूची है, स्थगन प्रस्ताव 295 और पर्ची कल के लिए कर दी गई है स्थगित, इसलिए आज लिया नहीं गया है। और आज का ये जो है
अगले दिन तो आ जाएंगे ना अध्यक्ष महोदय, जो अगली कार्रवाई होगी तब तो लेंगे इनको आगे। दीजिएगा, नए सिरे से दीजिएगा। मैं तो नहीं आगे आज वाले कल मुझे जब व्यवस्था की जा चुकी थी कल, तो या तो आपको अध्यक्ष महोदय नहीं क्या उसमें अध्यक्ष महोदय व्यवस्था हो गई थी। अरे रामलाल जी तो जो आप दिए हैं इनको सोमवार के लिए ले लीजिएगा। मैं कहती हूँ दोबारा से दे दीजिए। मेरे को बोलने का आप अवसर देंगे नहीं देंगे साहब, मेरे को इतना ये निवेदन कर रहे हैं कि मंडे को रख लीजिए, हमने तो चुनौती थोड़ी दी है। एक ही विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय कर रहा हूँ मैं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही विषय है और आप ये बांसी का है। आपकी क्या पीड़ा है? अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे पहले निवेदन कर दिया, आपसे पहले निवेदन कर दिया था, एक स्थगन मैंने लगा रखा है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शून्यकाल चलेगा, कल शून्यकाल नहीं होगा, परसों शनिवार होगा। अध्यक्ष महोदय, रविवार। अध्यक्ष जी, ये निरर्थक बहस क्यों हो रही है? अध्यक्षीय व्यवस्था को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये निरर्थक बहस हो रही है बिना मतलब की। नहीं हो शिक्षा मंत्री जी इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्यों को, उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं अभी घंटे 2 घंटे में उसकी सारी सूचनाएं मंगा लेता हूं और मैं पूरी व्यवस्था करूंगा कि जो विधान के हिसाब से जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर उसके हिसाब से नहीं है तो मैं उनको रोकने की व्यवस्था भी करूंगा। मैं 2-3 घंटे में आपको सारी सूचना सदन को दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान और माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान, राजस्थान में लगातार काफी समय से मूर्तियां चोरियों का जो अभियान एक संगठित गिरोह ने चला रखा है और उसके परिणाम स्वरूप करोड़ों रुपयों की मूर्तियां की चोरी स्थान स्थान पर, अलग अलग स्थान पर एक गैंग बनाकर। मत बांधो और आत्महत्या करी उसका वर्णन कर दीजिए और फिर कह दीजिए और लोग करने लग जाएंगे तो क्या होगा। बस इस बात पे हो आप। जो अभियान चल रहा है उसी अभियान के अंतर्गत बांसी ग्राम में अभी फरवरी के महीने में 4 भुजा के मंदिर की मूर्ति की चोरी हुई सरेआम, जो मेन जगह पर है। और इस प्रकार बूंदी में अन्य मंदिरों में भी इसी प्रकार की चोरियों का अभियान चल रहा है। माननीय बांसी बंद हुआ, हड़ताल हुई और उसके बाद जो लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो मूर्ति बरामद नहीं होने से वहां के एक युवक ने दिन में चारों तरफ प्रचार करते हुए उसने ये कि मेरे मूर्ति नहीं मिली, मूर्ति नहीं मिली, मूर्ति नहीं मिली, उसने केरोसिन छिड़क करके और आत्मदाह कर लिया। और आत्मदाह करने के कारण पूरे गांव में, पूरे जिले में एक भयंकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई और उसके लिए आज तक भी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता सरकारी स्तर पर नहीं दी गई। हमारे प्रभारी संसदीय सचिव वहां गए थे, इन्होंने जरूर अपनी जेब से कुछ पैसा दे करके आए, लेकिन इस गंभीर स्थिति में भी न उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, न उसके पिता हैं, एक वृद्ध माता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन कारणों से मूर्ति बरामद नहीं हुई उसके परिप्रेक्ष्य में तो आप अपने स्तर पर अलग से टीम बनाकर जल्द से जल्द बूंदी जिले में होने वाली सभी मूर्तियों का, चाहे वो जजावर की हो, चाहे वो तलवास की हो, चाहे वो करवर की हो, चाहे गुड़ा देव जी की हो, ये मूर्तियां बरामद नहीं हो रही। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभियान चलाकर मूर्ति चोरों को तो गिरफ्तार करें ही सही, लेकिन जिसने आत्महत्या की है, जो भावनावश की गई है और जो भावना सारे शहर में पूरे गांव में थी, उसके गरीब परिवार को भी अगर कोई आप राज्य सरकार की ओर से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर उसकी सहायता की जानी चाहिए। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे तड़प तड़प करके वैसे ही भूखी स्थिति में मर जाएंगे और उसकी माँ जो वृद्ध माँ है उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही मेरा सदन से निवेदन। थैंक यू। आर्या जी के राज में मूर्तियां चोरी हो रही हैं। जुबेर भाई, गृह मंत्री जी, मैं खुद मौके पे गया हूँ, मैंने आपसे बात की है, मैं खुद मौके पे गया हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र, गृह मंत्री जी एक मिनट मेरी बात सुन ले। गृह मंत्री जी, मेरी आपकी बात हुई है, आपने कहा है कि फाइल चलाई है, क्योंकि वो परिवार ऐसा है बिल्कुल उसको हैंड टू माउथ है, वो ये कहकर के मृत्यु को गया है कि जब 4 भुजा जी बांसी में नहीं है तो मैं रह के क्या करूंगा। वो भावनात्मक दृष्टि से उसका जो रूप दिया जा रहा है आत्महत्या का या किसी तरह का, वो गलत होगा।
उसको आप मैक्सिमम मुआवजा दीजिए। कहीं आप 5 लाख दे रहे हो ऐसे केसेज में, कहीं 1 लाख दे रहे हो। इसलिए मेरा अर्ज करना है, मैं मौके पे गया था, सारे गांव वाले वहाँ मौजूद थे और सैकड़ों मूर्तियाँ चोरी हो रही है। आप इसकी स्टेट लेवल पे टीम गठित करने के बारे में बात हुई, तो वो गठित करें। उस परिवार को, गिरिराज की माँ जो अंधी है, उसको जिससे ज्यादा मैक्सिमम सहायता दें। 2 छोटे बच्चे हैं, इसका कोई रहने वाला नहीं है। हालत बहुत खराब है। नहीं, दूसरी बात वो गरीबी की रेखा के दूसरी बात कोई है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक बिस्वा जमीन नहीं है। इसलिए मेरा अर्ज करना है, उसको सहायता पूरी दी जाए, मूर्ति दाम की जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मेरी आपसे व्यक्तिगत फोन से भी बात हुई और निश्चित रूप से चारभुजा जी की मूर्ति 18 तारीख को वहाँ चोरी हुई है। लोगों में आक्रोश था और ये सारी स्थिति, लेकिन अभी तक जो कुछ भी मैंने जांच कराई, इसमें अभी ये नहीं कह पाता हूँ कि उसने किस कारण से मरा है। इसका अभी तक जो बयान हमने लिए, फिर भी आपने जैसा कहा, अगर मेरे नियमों में किसी भी प्रकार से इसकी मदद करने का अगर कोई आधार मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करूंगा। मंत्री सहायता को से करवा दो। ऐसा है कि मैं स्वयं अपने विभाग के लिए जो मेरे नियम बने हैं उनमें अगर किसी तरह से कवर होगा तो मैंने इसकी फाइल चलाई है, मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन जो आपका जो आरोप है ना, ये आरोप लगाना मात्र मत रखिए कि केवल मेरे कारण से ही मूर्तियां चोरी हुई है। मैं आपका नक्शा आपके, मैंने ये नहीं कहा आपके कारण, तो मैंने कहा लगातार मूर्तियां चोरी का अभियान संगठित गिरोह चला रहा है। ये सही बात है। आपके कारण क्यों की मूर्ति चोरी? ये सही है, लगातार हो रहा है। 2001 में 94 हुई, 2002 में 97 हुई, 2003 में 95 हुई, 2004 में 55 हुई, 2005 में 42 हुई और 2006 में 67 हुई। आपके टाइम में 3 साल में 200। हमारा समय, ये मैंने थोड़ी आरोप लगाया है। मैंने कहा है गाना आपके राज में नहीं, चोरी हो रही है, मैंने आरोप नहीं लगाया है। मैंने कहा लगातार राजस्थान होते हुए मूर्तियां चोरी हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे होते हुए आरोप नहीं लगाया। ना मेरे होते हुए चोरी हो रही है, मैं कोई इसमें शरीक नहीं हूँ। आपका कहने का मतलब क्या है? आप सक्षम गृह मंत्री हैं, आपके समय में अंकुश लगना चाहिए कि नियमों के तहत जिसकी मृत्यु हुई है उसको मेरे विभाग के जो कुछ भी नियम अब तक बने उसमें जो मदद मेरे से हो सकती है मैंने फाइल चलाई है। उसमें से जो भी परिणाम आएगा वो मैं एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मूर्ति चोरी नहीं हुई हो। बहुत गलत परंपराएं डाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल में एक लोग बैठ जाएं। बांसुर से आने वाले माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें। नहीं, कुछ नहीं, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। ये बहुत गलत परंपरा है। स्थगन प्रस्ताव के ऊपर यदि 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाता है, उसका मतलब ये कि आप जिस चीज़ का महत्व समझते हुए यहाँ पे अपनी बात कहना चाहते हैं वो आपने कह दी। आवश्यक भी नहीं है कि मंत्री उसका जवाब दें, लेकिन चूंकि इस तरह का मामला था, मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अब आप उसके बाद प्रश्न पे प्रश्न पूछने लग जाते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले का प्रभारी मंत्री हूं और जिस दिन ये घटना हुई, होली के दिन मैं वहां पर गया और मैंने उसकी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए 30,000 रुपए जन सहयोग से उसको दिए और उसके परिवार को बीपीएल में शामिल कर लिया गया है। मैं सोचता हूं कि जितनी चिंता हमारे सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों को है, विधानसभा में उठाने वाले माननीय सदस्य भी उसके परिवार को कुछ न कुछ सहयोग करते तो ज्यादा ठीक रहता। आपने अपनी जेब से 30,000 रुपए दिए, ये तो आपकी शक्ति है, लेकिन हर आदमी की ताकत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप अगर 10 लाख भी दे दो तो आपकी सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सरकार का दायित्व है, आपकी जेब का सवाल नहीं है। आपको 10 लाख भी दे दो, आर्थिक दृष्टिकोण से बिरला साहब आप पूरे संपन्न हैं, लेकिन हर आदमी संपन्न नहीं है आपकी तरह। मेरा कहना यह है कि सरकार जो है, सरकार अपने स्तर पर उन लोगों की व्यवस्था करे इन गरीबों। माननीय सदस्य संसदीय सचिव महोदय, कुछ न कुछ अपनी वेतन में से भी देने की। संसदीय सचिव महोदय, मैं आपको नियमों की जानकारी देना चाहूंगी। आपके पास जो सूचना थी आपको गृह मंत्री जी को देनी चाहिए थी। वो कहते, उन्होंने जब बात करी उसके बाद आप उठ गए, सारी परंपराओं को छोड़ रहे हैं आप।
ये कौन सी परंपरा हुई कि गृह मंत्री बोले और गृह मंत्री के बाद संसदीय सचिव खड़ा होकर के और कहने लग जाए? ये कहाँ की परंपरा है? मैं वहाँ का प्रभारी कौन सी संसद की परंपरा है? संसदीय परंपरा के विपरीत बात है आपकी। आप भविष्य में ध्यान रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल बैठिए, आप बैठिए। प्रभारी मंत्री का ये मंत्री नहीं है। बैठिए बैठिए। प्रभारी है, प्रभारी मंत्री नहीं है ना। प्रभारी मंत्री का कार्रवाई प्रभारी हो तो भी सदन की परंपरा ये है। प्रभारी मंत्री हो तो भी संसदीय परंपरा और सदन की परंपरा यही है कि गृह मंत्री जी के बोलने के बाद संसदीय सचिव को एक्सप्लेन करने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 2005-2006 रबी की फसल का मुआवजा अभी तक किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। 2005-2006 के अंदर पूरे राजस्थान के 32 जिलों में 6,70,000 किसानों ने फसल बीमा कराया। उसमें से 60% सीमांत कृषक थे या लघु कृषक थे। तकरीबन 4 लाख छोटे किसानों ने कृषि बीमा करवाया और बीमा करवाने के बावजूद जब फसल नहीं हुई और खराबा डिक्लेयर हो गया और खराबा जिला प्रशासकों को नोटिफाई करवा दिया गया, उसके बाद भी कृषि डिपार्टमेंट ने समय पर ये रिपोर्ट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध नहीं कराई। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने ये उपलब्ध करा दी तो जैसा कि आपने अपने केंद्र सरकार और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो मेमोरेंडम साइन किया है उसके अंदर आपने ये हस्ताक्षर किए हैं कि द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विल मेंटेन सिंगल सीरीज ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स। सिंगल सीरीज में आपको करना चाहिए था, क्योंकि ये आपने खुद ने ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है केंद्र सरकार के साथ में। बावजूद इसके आपने मल्टीपल सीरीज के अंदर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया। इससे क्या हुआ? इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि नियम ये बने हुए हैं कि 2005-2006 रबी की फसल का मुआवजा मई 2006 तक उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था, जिससे जो लघु कृषक जिनको मुआवजा मिले वो अगली फसल की बुआई सही समय पे उस राशि का सदुपयोग करते हुए कर सकें। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या कारण है कि अभी तक ये फसल बीमा का मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विवाद की स्थिति कब खत्म होगी और कब इन गरीब लघु कृषकों को फसल का मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा? थैंक यू। महोदय, आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगा कि रबी 2005-06 फसल बीमे की राशि 1,53,000 लोगों को एक सप्ताह में भुगतान कर दी जाएगी। कर दिया जाएगा। लेकिन मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जी को यह अपडेट करना चाहूंगा कि अब तक फसल बीमे का भुगतान की देरी का कारण राजस्थान सरकार नहीं, केंद्र सरकार रही। राजस्थान सरकार ने क्रॉप कटिंग के परिणाम जून 2006 को भिजवा दिए गए थे, लेकिन 8 माह के विलंब के बाद भी उन्होंने अभी अब एक सप्ताह में कर देंगे। अभी तुरंत उसमें आपकी गलती थी, आपके विभाग की गलती थी। आप नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य, जिस दिन आप ये पता कर लोगे गलती किसकी है, उस दिन आप एक विद्वान सदस्य बन जाओगे। जो काम भारत सरकार का उसको करना चाहिए वो तो करते नहीं है। ठीक है। और हम लोगों को करना चाहते हैं, हमारा काम है क्रॉप कटिंग और क्रॉप। जहाँ तक सिंगल सीरीज और डबल सीरीज का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य जी को ये भी जानकारी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आप भी किसान है, रोज का विषय। सिंगल सीरीज और डबल सीरीज का प्रश्न अध्यक्ष महोदय मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये भारत सरकार के की एक संगठन NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है, और वही सिंगल सीरीज और डबल सीरीज का सर्वे भारत सरकार के निर्देशों से करते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार हम लोगों ने सर्वे करा कि हमारी रिपोर्ट जून को भिजवा दी थी, और अभी इतने विलंब से जो पैसा मिला है, आपका पैसा हमें राजस्थान सरकार को मिला 21 फरवरी 2007 को। 8 दिन के फासले में राजस्थान सरकार ने अपना हिस्सा भारत सरकार को जमा करा दिया और 7 दिन में सारे किसानों को इसका भुगतान हो जाएगा।
बहुत अच्छा। अमलाराम धोद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वैसे ये प्रश्न आप पहले उठा चुके हैं, लेकिन आप 3 मिनट में फिर कह दीजिए, क्योंकि आपको तो कहना है, कह दीजिए। वैसे उठा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, अपने नियमों महोदय का ध्यान अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान का ध्यान आकर्षित कर लिया, किसानों का भी कर लिया, फिर भी 3 मिनट में अध्यक्ष महोदय, जो प्रसंग एक बार सदन में आ जाता है उसको दोबारा उठाने की अनुमति कभी नहीं हुई है। सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, वक्तव्य स्टेटमेंट नहीं दिया। सारे किसानों का मामला, आपके निर्वाचन क्षेत्र से सैकड़ों लोग आए थे, तो इतना बड़ा मामला, अहम मामला है, किसानों का मामला है, गवर्नमेंट को इसमें स्टेटमेंट देना चाहिए। हमने भी किसान है। एक अनोखी बात की कि उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया। सामने अजय भी रिकॉर्ड बनाया, रोक दिया साहब। हाँ नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नेता खड़े हैं प्रतिपक्षी और आप खड़े हो गए। नहीं, वो बिराज रहे जब मैं तो खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 22 फरवरी को जो पूरे राजस्थान का किसान अपने पानी की समस्या को, बिजली की समस्या और महंगाई और अकाल की समस्या को लेकर के इस सरकार के सामने अपनी फरियाद लेकर के आना चाहता था, और इस सरकार ने पहली बार राजस्थान की आज़ादी के इतिहास में, और मैं समझता हूँ आज़ादी के इतिहास से पहले भी, सीकर झुंझुनू का किसान अपनी समस्याओं को लेकर उस राजशाही के सामने भी जयपुर आता रहा है। उस समय भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि जब राजशाही थी उस समय भी सीकर का किसान कई दफा जयपुर के राजघराने के सामने अपने फरियाद लेकर, समस्याएं लेकर आता रहा है, कई दिनों तक रहता रहा है। लेकिन ये राजस्थान की पहली सरकार है जिसने ऐसा एक कलंकित इतिहास बनाया है कि राजस्थान के किसान को अपनी फरियाद लेकर के इस सरकार के सामने आना चाहता था। उस किसान को जयपुर में आने से, न केवल जयपुर में आने से रोका बल्कि घर से निकलने में भी रोका। पहली बार राजस्थान के इतिहास में है कि राजस्थान के किसान अन्नदाता को जयपुर की राजधानी में नहीं आने दिया। ये जहां जनतांत्रिक अधिकारों का हनन किया, संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन किया, पहली बार एक कलंकित इतिहास राजस्थान की सरकार ने किया है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे सामने भी किसान है। मैं समझता हूँ सरकार में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति अगर किसान का होता तो मैं समझता हूँ ऐसा कलंकित इतिहास राजस्थान के किसान के साथ नहीं रचा जाता। और अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं है, पिछले 6 महीने से सरकार के सामने वो किसान संघर्ष कर रहा है जो पानी का किसान, जिस सरकार ने खुद ने समझौता किया है 11 दिसंबर 2004 को, उसको लागू कराने के लिए। इसलिए मैं उसकी परिस्थिति आप अंदाजा कीजिए, जहां हमारी मुख्यमंत्री कल कह रही थी हमने बहुत पानी दिया है, बहुत फसल हुई है, और वो तो कोई राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये गड़साना कृषि उपज मंडी का 2000-2001 की जो गेहूं की बिक्री रिकॉर्डेड हुई है 4,41,000 कुंटल गेहूं और 4,33,000 कपास कुंटल, जहां गिर करके 2004 और 5 में मात्र गेहूं रह गया मात्र 28,000 कुंटल, कपास रह गया, नरमा रह गया मात्र 24,000 कुंटल। क्या बात करते हो? सरसों भी बता कितने किसान थे आपके उसमें? सारे सारे आपके भट्टे के और ईंट भट्टे मजदूर यूनियन थी। किसान तो सिंगूर में बैठे हैं ना। सिंगूर के किसानों की चिंता करो जाके वहाँ भी सिंगूर में भी किसान बैठे हैं। 2000 पानी जितना पानी कार्रवाई करके सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। 50 साल में आजादी के 58 साल बाद ये पहला व्यक्ति होगा फसल डाइवर्सन 2000-2001 में जानकारी है माननीय किसानों से 500 रुपए लिए और उनसे सारी व्यवस्था करी है। माननीय सदस्य, आपका जो स्थगन प्रस्ताव है वो किसानों को राजधानी में आने से रोकने के बारे में है। कहाँ कितनी फसल हुई थी
डिटोरेशन हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये प्रश्न ये नहीं लिखा आपने। सघन प्रस्ताव केवल उनकी रैली को जयपुर में प्रवेश नहीं करने देने के संबंध में, उसमें आप कहिए वो क्यों आ रहे थे, यही तो कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई, क्यों आ रहे वो क्यों आ रहे थे? गंगानगर थाना में 4 गुना सबसे हुई है, पहले से 4 गुना। आपके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सघन प्रस्ताव के संबंध में स्पष्ट नियम है कि प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है। फिर भी आपने सहजता दिखाते हुए इनको मौका दिया, तो ये कितना मतलब इसमें भाषण देंगे 2 मिनट के लिए, इसमें चर्चा नहीं की जा सकती, फिर भी आपने सहजता से इनको मौका दिया है। खिलाफ बता दिया, बात खत्म हुई। चलिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, श्रवण कुमार, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तो ये कह राजाशाही के हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे हैं फसल डाइवर्सन हुई है 2001 में सरसों हुई है 1,47,000। आपके जाने के बाद वहाँ फसल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मंडी में बात कर दी, वहाँ जाके जहाँ अड्डा बना तो गड़साना है, गड़साना है कि हरी का पत्तन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनको सीकर की ज्यादा चिंता नहीं है, ज्यादा गड़साना की चिंता करते हैं, क्योंकि इनका डीलिंग उद्देश्य में इनका कोई गड़साना अंतिम छोर पर है, जहाँ जहाँ आप जाते हो जाओगा हरी के बराबर पानी लेके नोबड़ की ज्यादा गड़साना की ज्यादा पानी लेके आओ। गड़साना कौन सा पानी आता है कि जहाँ जो लोग जाके और आयोजन के केरल में पिछले 10 साल से कहीं ज्यादा अब की बार केनाल में पानी चला है। माननीय अध्यक्ष और 3.5 रोजा बारी करने का दायित्व भी कांग्रेस सरकार ने किया था। वो तो जब खड़े हुए हैं, जब रोकने की बात राजाशाही से तुलना करके कर दी सारी, आप अपने विषय पे आ गए और उसके बाद जब आप इरिलीवेंट बोलने लगे। इरिलीवेंट अध्यक्ष महोदय, अनरिलीवेंट कहा जी सरकार ने, बात पे सब चुप थे। जब तक आपने रोकने की बात की तब तो ठीक था, सब चुप बैठे थे, आप बीच में नहीं बोले हैं। आप जिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के नाते ही आपको समय दिया था, वरना नियम ये है कि एक बार जो बात सदन में उठा दी जाती है वो बात दोबारा नहीं आ सकती है, दोबारा नहीं उठाई जा सकती। फिर भी चूंकि किसानों का मामला था और आप एकमात्र सदस्य हो, आपको प्रोटेक्शन देने का भी सवाल था, इसलिए मैंने आपको 3 मिनट का समय दे दिया। अब आप प्लीज़ अपना स्थान पे बैठे रहे। नहीं बोला जब आप फसल पे आ गए, इतनी फसल, आपका विषय था रोकने के बारे में, रोकने के बारे में कोई नहीं बोला, नहीं रोक, चुप रहे। अंग्रेजों के राज में जयपुर रियासत के खिलाफ और शेखावाटी का किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसमें आपके फादर भी थे और तो मेरे फादर हजारों की तादाद में नहीं आते थे, डेलीगेशन आया करता था 10-15 आदमियों का और वो मिला करते थे, हजारों की तादाद में नहीं आते थे। जब बात कह रही हूँ आपसे कि आपने जो रोकने के संबंध में अपने स्थगन प्रस्ताव दिया वो आप बोल चुके हैं, अब आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो आप भी फरमा दें। नहीं, मैं तो आपसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि उस जमाने में भी जब रियासतों का, जागीरदारों का, अंग्रेजों का राज था, उस वक्त भी जयपुर में आने के लिए किसी ने रोका नहीं, भाई रोका ही नहीं, सब जगह वो मिले। आते थे उस जमाने प्रधानमंत्री से मिले, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिले, सबसे मिले, शिकायतें सुनी गई। तो आज ये किसान, आज आप किसान का बेटी विधानसभा की अध्यक्षता करे, इस काम को कि रोका, मैं रोकने को आज किसान की बेटी विधानसभा की अध्यक्षता करे और किसान की बात यहाँ उठाई जाए, और अध्यक्ष महोदय आप सरकार से स्टेटमेंट नहीं दिला सकती, आपको स्टेटमेंट दिलवाना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो फिर विराजे वो दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। माननीय सदस्यों का जो लोकतांत्रिक अधिकार, सदन के सभी माननीय सदस्यों की इस भावना से सहमत हूँ कि जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उस लोकतांत्रिक अधिकार पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात न हो। मैं आपकी भावना के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। लगाई सिटी मजिस्ट्रेट को और उसमें आपने लिखा था कि हम अमरूदों के बाग में एक रैली आयोजन करना चाहते हैं। 14 तारीख को ही एडीएम ने आपको वापस पत्र का जवाब दिया था, सूचित किया जाता है कृपया उक्त आदेश में मद्देनजर 22 फरवरी 7 को अमरूदों के बाग में प्रस्तावित रैली का आयोजन नहीं करें तथा उक्त कार्यक्रम विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित करने हेतु विधिवत आवेदन करें। हमारी तरफ से स्वीकृति है, लेकिन आपका, मैंने व्यक्तिगत भी बात की, मैंने कहा आप जिद मत करो,
क्योंकि सामान्यतः यहाँ 144 लागू है और इस 144 के लागू होने के कारण से हम आपको अमरूदों के बाग की सहमति नहीं दे सकते हैं। पिछली बार जब कांग्रेस की रैली हुई थी तब भी इसमें बड़ी जद्दोजहद हुई। बाद में यह रहा कि नहीं, विधानसभा जब चलती है तो हम वहाँ जंगल में विधानसभा को कहाँ सुनाएं। तो कांग्रेस पार्टी को कला जी आपके कहने के कारण से हमने बैठ करके आपको अलाउ किया था कि विधानसभा समय चलती है उस समय आप कर सकते हैं। हमने इनको भी बताया कि अगर विधानसभा के समय अगर आप यहाँ आना चाहें तो ठीक है, अमरूदों के बाग में रोक है, आप विद्याधर नगर में करें। पहले भी विद्याधर नगर में इसी प्रकार की 2-3 रैलियाँ वो भी जो करना चाहते थे, जैसे जाट महासभा की रैली हुई वहीं करने के लिए हमने उनसे कहा, उन्होंने वहाँ की। इसी तरह से एक सामाजिक न्याय मंच की रैली हुई, उसको भी हमने आपको मैंने व्यक्तिगत बात की। मैंने कहा मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ, आपकी बात समझने के लिए तैयार हूँ। आपकी कोई समस्या हो, उसके बारे में चर्चा करना हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी तक हमारे पास आपका कोई डिमांड चार्ट आया नहीं कि हम किस पे, फिर भी आपका अधिकार है, आप रैली करें। लेकिन आपने तो तुरंत अपना स्टेटमेंट दिया था कि महापड़ा अमरूदों के बाग में ही होगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ेगा। ये जब आपका स्टेटमेंट आया तो हमें लगा कि इस जगह अगर जद्दोजहद हुआ तो यहाँ की जनता भी परेशानी में आएगी और हमको इसको संभालने में बहुत तकलीफ होती है। हमारी मजबूरी थी, हम आपकी भावना को हाथ नहीं पहुँचाना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। लेकिन इतनी बड़ी जगह में जहाँ जनता के बीच में इस तरह से आवागमन के, और बार बार कई बार जो है ना कोर्ट में लोग चले गए कि हमारा उस पिछली बार का आपका जो महापड़ाव लगा उससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों ने कोर्ट में जाकर के अपनी जो है पिटीशन लगाई कि हमको इससे किसी रोको, और उसके कारण से 2 ऑर्डर 27 के भी निकले 144 धारा लागू करने का, और फरवरी का भी आदेश निकला। हमने आपसे आग्रह किया था, निवेदन किया, मैंने व्यक्तिगत आपको ढूंढ करके टेलीफोन किया था कि आप अपनी रैली जरूर करें, है ना, यह आपका अधिकार है। लेकिन जब आपने थ्रेटनिंग देकर के चाहे जो करना पड़ेगा हम यहाँ करेंगे, तो फिर मेरी मजबूरी हो गई कि मैं ऐसी जगह आपको रोकूं जहां बाकी जनजीवन को मैं बचा सकूं। इसलिए मैंने आपको उस नाले पे ही रोका और आपने भी मेरी मदद की कि अपनी बात कह करके आप वहां से चले गए। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मैं इस आपके लोकतंत्र अधिकार को न हनन करना चाहता हूँ, न छीनना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि बाकी जनता के शांति व्यवस्था का भी मेरा जुम्मा है और उसके आधार पर मैंने इसको करने की कोशिश की। मैं सोचता हूँ अध्यक्ष महोदय जो इन्होंने कहा, मैं